जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 4 पर परिचर्चा करेंगे। गृह विज्ञान मतलब होम साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैकल्पिक देखरेख। वैकल्पिक देखरेख, वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प में, देखरेख मतलब देखभाल करना। तो मन में प्रश्न होगा वैकल्पिक देखरेख क्या है, और दूसरी बात वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता क्यों होती है। ऐसे आप सबसे पहले जान ले कि एक बच्चा का सबसे अच्छा तरीका से देखरेख उसकी माँ करती है। माता के बाद दूसरा जो व्यक्ति होता है जो एक बच्चा का सबसे सुंदर तरीका से देखरेख कर सकता है, वह उसका पिता हो सकता है। और माता पिता के बाद परिवार या परिवार के अन्य लोग उसके देखरेख करने के एक माध्यम हो सकते हैं। तो ये जाने कि वैकल्पिक देखरेख क्या है, या वैकल्पिक देखरेख से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा माता पिता के अनुपस्थिति में। माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख करना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। मतलब एक बच्चा को उसके माता पिता के अनुपस्थिति में, या तो उसके माता पिता मर गए हों या उसके माता पिता दोनों सर्विस में हों, तो माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख करना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने किन किन कारणों से एक बच्चे को उसकी वैकल्पिक देखरेख की जरूरत होती है। तो आपको बता दें, कई ऐसे वजह हैं, कई ऐसे कारण हैं जिन कारण एक बच्चे के उसको वैकल्पिक देखरेख की जरूरत होती है। पहला है माता पिता की मृत्यु हो जाने पर। जब यदि किसी बच्चे का माता पिता मर गए हों, वह छोटा हो, तो इस कारण से उसे वैकल्पिक देखरेख की जरूरत है। दूसरा कारण छोटा व एकाकी परिवार। बच्चा जिस परिवार में जन्म लिया हो वह परिवार बड़ी छोटा हो, एकाकी हो, मतलब पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे हो। तीसरा माता पिता का घर से बाहर जाकर काम करना। घर में बच्चा अकेला रह नहीं सकता है, और माता पिता दोनों सर्विस में हैं। सर्विस में है तो उन्हें ड्यूटी करने जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में भी उसे वैकल्पिक देखरेख की जरूरत होती है। उसके बाद वैवाहिक संबंध टूट जाना। बच्चा जन्म ले लिया लेकिन उसके माता पिता का रिश्ता टूट गया। अब माँ न बच्चे को रखने को तैयार है, न पिता अपने साथ रखने को तैयार हो, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को वैकल्पिक देखरेख की जरूरत पड़ती है। परिवार के प्रतिपालों में परिवर्तन। पहले परिवार संयुक्त था, अब एकाकी परिवार हो गया, परिवार विखंडित हो गया। इस स्थिति में भी बच्चे को वैकल्पिक देखरेख की जरूरत होती है। उसके बाद रिश्तेदारों के संबंध में परिवर्तन। जो रिश्तेदार थे उस रिश्तेदार के संबंध में परिवर्तन हो गया। पहले जैसे रिश्तेदारी थी वैसे रिश्तेदारी न रही, यह भी वैकल्पिक देखरेख के लिए कारण बनता है। इसके अलावा पड़ोसियों के संबंध में परिवर्तन। ग्रामीण क्षेत्र में पड़ोसी भी कई बार एक दूसरे के बच्चे को देखरेख कर दिया करते हैं, लेकिन पड़ोसियों से भी यदि रिलेशन अच्छा ना हो तो यहाँ भी वैकल्पिक देखरेख की जरूरत पड़ती है। अब एक प्रश्न है कि माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चों के देखभाल के विकल्प, मतलब माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चा के देखरेख के विकल्प कौन है। तो पहला बता दें कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों के देखरेख में पहले
परिवार में भाई बहन, माता पिता ड्यूटी पर है या माता पिता मर गए हों, तो ऐसी स्थिति में परिवार की बात करें तो परिवार में उसका भाई बहन देख सकता है, या उसके पड़ोसी उसका देखरेख कर सकता है, या दादा दादी नाना नानी, या आया। आया मतलब किसी के घर में काम करने वाले जो नौकरानी होती है उसे आया कहते हैं। तो माता पिता की अनुपस्थिति में परिवार में भाई बहन देख सकता है, पड़ोसी के लोग देख सकते हैं, दादा दादी या दादा नानी उसका परवरिश करते हैं, या आया घर में काम करने वाली दाई। लेकिन मन में एक प्रश्न होगा कि आप सभी जानते हैं कि एक बच्चा का सबसे सुंदर तरीका से देखरेख उसकी माँ करती है, उसके पिता करते हैं। लेकिन यदि किसी बच्चे का परवरिश देखरेख उसके बड़े भाई बहन के द्वारा किया जा रहा हो तो इससे नुकसान क्या होगा? माने भाई बहन द्वारा बच्चे की देखरेख के नुकसान क्या हो सकते हैं? तो भाई बहन यदि अपने बच्चे का देखरेख करे, अपने छोटे भाई बहन का देखरेख करे, तो दिक्कत होगा कि जो बड़ा भाई हो या बहन हो अपने छोटे भाई की देखरेख कर रहा है तो अपने छोटे भाई की देखरेख करने के लिए बीच में पढ़ाई छूटने का भय रहता है। या तो अपने भाई का परवरिश करेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, पढ़ाई करेगा तो अपने भाई का देखरेख नहीं कर पाएगा। दूसरा, अनुभव का अभाव। बच्चा का परवरिश कैसे किया जाए, उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या ज़रूरत है, या उसके पास अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव का अभाव, इस कारण बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उत्तरदायित्व का अभाव। बच्चा के पास उत्तरदायित्व नहीं होता है। कई बार बच्चा को खिलाते खिलाते वो भूल गया कि हम किसी को लेकर आए हुए हैं खेलने, छोड़ के चला गया, या उसको नींद आ गई तो बच्चा चौकी पर से गिर सकता है, पलंग पर से गिर सकता है। आपात स्थिति में अनुचित, अचानक बच्चा का पेट दर्द शुरू हो जाए, उल्टी होने लगे, तो हाँ आपातकालीन स्थिति में जो भाई बहन होते हैं वह अच्छा से उसका देख नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो घबरा जाएगा और स्वयं वह दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, तो आया द्वारा बच्चों के देखभाल से लाभ या हानि बताइए। आया का मतलब क्या होता है मैं बता दिया हूँ। घर में काम करने वाली जो नौकरानी होती है, घर में काम करने वाली जो दाई होती है, उसको आया कहते हैं। तो आया के द्वारा यदि बच्चों की देखभाल की जा रही है तो उससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। तो पहले जान लेते हैं लाभ। यदि आप आया के द्वारा बच्चों से देखरेख करवाते हैं तो उसके लाभ क्या होंगे। तो लाभ की पहले बात कर लें तो बच्चा परिचित वातावरण में रहता है। मतलब आया घर में आके काम करती है तो माता पिता यदि नौकरी पर चल भी गए तो बच्चा अपने घर में ही रहता है। आया उस घर में आके उसकी देखरेख कर। दूसरा, आया हमेशा ध्यान रखती है, क्योंकि आया एक ही बच्चा को देखरेख करे, घर में ही रहती है, तो हमेशा ध्यान रखती है कि बच्चा ठीक ठाक तो है ना। दूसरा, विषम परिस्थिति में माता पिता से संपर्क। अगर मान लिया कोई स्थिति खराब हो रही है, खराब होने वाले तुरंत आया उसके माता पिता को सूचना दे देते हैं, फोन कर देते हैं, बुला लेते हैं। तीसरा, आया समय के हिसाब से काम करती है। आप बात कर ले कि आप किस समय फुर्सत नहीं है, सुबह 2 घंटा, दोपहर में, शाम को, या पूरे दिन, तो आया समय के हिसाब से काम करती है। और भी फायदा है, आया के द्वारा यदि बच्चों को घर में देखभाल करवाएंगे तो बच्चा यातायात प्रदूषण से बच जाता है। आने जाने में दिक्कत होती है तो उससे यह बच जाता है। उसके बाद माता पिता के लिए सुविधाजनक है। लेकिन हानि भी है। आया के द्वारा यदि आप बच्चे का देखरेख करवा रहे हैं तो इससे थोड़ी सी हानि भी है। मन में होगा हानि क्या है, तो अधिक धन की मांग। आया बच्चे की देखरेख करने के बदले में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि की मांग कर देते हैं। दूसरा, आया बीमार हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। मतलब आया घर में आके बच्चे की देखरेख कर रही है, अचानक उसकी स्थिति खराब हो जाए, बीमार हो जाए, बुखार लग जाए, तो माता पिता को दिक्कत होती है, क्योंकि अचानक नए आया के तलाश करना मुश्किल हो जाता है। कई बार आया सूचना दिया और बच्चा को छोड़ दिया।
कई बार आया क्या करती है, अचानक उसके घर में कोई काम आ गया, माता पिता ड्यूटी पर हैं, फोन किया कि नहीं हमारे हमको जाना है, आप जल्दी 10 मिनट में आ जाइए। मान लिया कि उसके माता पिता 10 मिनट में घर पर नहीं पहुंचे, तो फिर भी वह उसके बच्चों को उसके घर में ही छोड़कर निकल जाती है। जब आया निकल जाए तो मान लो कि बच्चा को कोई घर से उठा के ले गया या घर में चोरा करके सामान को ले गया, तो ये परेशानी होती है। आया कई बार प्रशिक्षित नहीं होती है, आया काम करने वाली होती है, कई बार प्रशिक्षित होती है लेकिन कई बार प्रशिक्षित नहीं होती है, और प्रशिक्षित नहीं होती है तो बच्चे का विकास रुक जाता है और बच्चे को अपने आयु के बच्चों से वंचित रहना पड़ता है। आया देखभाल करेगी तो एक बच्चा की आवश्यकता, बच्चा की जरूरत को आया नहीं समझ पाती है, तो बच्चा का जो सर्वांगीण विकास है वह क्या होता है, रुक जाता है। अगला टॉपिक है तो परिवार से बाहर बच्चों की देखरेख जान लीजिए कौन करता है, तो शिशु सदन या क्रैच करता है। परिवार से बाहर बच्चे की देखरेख कौन करता है, तो आपको बता दें कि परिवार से बाहर बच्चे की जो देखरेख है वह क्रैच, और क्रैच को हिंदी में शिशु सदन माने बाल बागीचा, बाल बाड़ी करती है, जान लेंगे। तो जान लें शिशु सदन होते कितने प्रकार के हैं। तो शिशु सदन मतलब बाल बाड़ी मतलब क्रैच 2 प्रकार के होते हैं। पहला चलते फिरते शिशु सदन, दूसरा अस्थाई मतलब दिवस देखभाल केंद्र, जिसको अंग्रेजी में डे केयर कहते हैं। मतलब शिशु सदन 2 प्रकार के होते हैं। पहला चलते फिरते मतलब जहां पर बच्चे के माता पिता काम करते हैं वहीं उसी के आसपास आया माने शिशु सदन उसके बच्चों की एक कर्मचारी के माध्यम से देखरेख करवाती है। दूसरा अस्थाई, माता पिता नौकरी पर है तो क्या होता है कि अपने बच्चे को खिला पिला करके उसके खाने पीने के जरूरत सामान को बैग में रखकर डे माने दिवस देखभाल केंद्र मतलब डे केयर में रख देती है। सुबह 9 बजे रख दी, 10 बजे रख दी और पुनः ड्यूटी से वापस आई तो उस समय अपने बच्चे को लेकर आ गई, घर में डाल दी। अब प्रश्न है तो शिशु सदन 2 प्रकार के होते हैं। एक है जो माता पिता के साथ रहते हैं बच्चे को रखे हुए, दूसरा कुछ घंटों या दिन भर के लिए रख लेता है। तो आपको ध्यान देना है, प्रश्न है कि शिशु सदन का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब यदि आप अपने बच्चे को शिशु सदन में रखना चाहते हैं, क्रैच में रखना चाहते हैं, तो क्रैच में रखते समय किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपको बता दें शिशु सदन का चुनाव करते समय हमें कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला कि वह घर के आसपास हो, मतलब जो बालवाड़ी हो, जो क्रैच हो, घर के आसपास हो। दूसरा वहाँ का वातावरण परिवार जैसा हो, बच्चा को फील ना हो कि हम अपने परिवार में नहीं हैं, बाहर हैं, बल्कि परिवार में ऐसा माहौल हो वहाँ का। वहाँ पर पर्याप्त कर्मचारी हों, साफ सफाई तथा पर्याप्त कर्मचारी हों, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो और बच्चों की सुविधा आराम की व्यवस्था हो। फिर प्रश्न है एक आदर्श शिशु सदन में कौन कौन सुविधा होनी चाहिए। एक आदर्श शिशु सदन में कौन कौन सुविधा होनी चाहिए। तो आपको बता दें एक आदर्श शिशु सदन में क्या होना चाहिए, एक आदर्श क्रैच में क्या होना चाहिए। तो समय पर आहार बच्चे को दे, बच्चा को मेज पर बैठाकर खिलाना सिखाए, स्टाफ के द्वारा बच्चों को खिलाया जाए, प्रत्येक बच्चों को अलग अलग चरपाई पर सोने के लिए मिले, खेलने के लिए पर्याप्त साधन हो, साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था हो और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो। ये जो क्रैच होगा बड़ा अच्छा होगा, यहाँ बच्चे की ईमानदारी से देखरेख होगी। फिर है तो शिशु सदन से लाभ क्या है। यदि आप क्रैच में बच्चे को रखते हैं तो इससे लाभ क्या होगी। तो शिशु सदन से लाभ क्या है, तो विकास रूपी उचित शैक्षणिक कार्यक्रम। शिशु सदन में यदि आप बच्चे को रखते हैं तो वहाँ बच्चे का विकास
बच्चे का शैक्षणिक कार्यक्रम उचित होता है, क्योंकि वहाँ प्रशिक्षित लोग रहकर बच्चे की देखरेख करते हैं। दूसरा, उम्र के अनुसार खिलौना। लाभ है कि वहाँ बच्चों को उसके उम्र के अनुसार खिलौना मिलता है। प्रशिक्षित स्टाफ होते हैं वहाँ पर, बच्चे की ज़रूरत को समझते हैं वो, और दिक्कत नहीं होता है। स्टाफ अधिक निर्भरता का विश्वास दिलाता है। विशेष सेवाएं उपस्थित होता है। बच्चों को उनकी आयु के मित्र मिल जाते हैं, क्योंकि शिशु सदन में केवल बच्चे रहते हैं, तो बच्चों के साथ मिल जाते हैं और समूह में समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। लेकिन शिशु सदन से हानि भी है। मन में होगा तो शिशु सदन से क्या हानि है? तो कई बार समय मेल नहीं खाता है। जैसे कई बार देखा गया है, कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग डे ड्यूटी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई डे केयर, नाइट केयर नहीं मिला है अभी तक। डे केयर तो है, लेकिन रात्रि में केवल 2-4 घंटा बच्चे को ही रख के परवरिश करे, ऐसा नहीं मिल पाता है कई बार। दूसरा, शिशु सदन बीमार बच्चों की, शिशु सदन अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसका ईमानदारी से देखरेख नहीं कर पाता है। तीसरा, पारिवारिक देखरेख की तुलना में काफ़ी देखरेख नहीं करता है। मतलब परिवार के देखरेख की तुलना में यह महंगा है। मतलब हमने कहा कई बार समय मेल नहीं खाता है। दूसरा, शिशु सदन में बीमार बच्चों की देखरेख नहीं करता है। तीसरा, पारिवारिक देखरेख की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। ये हानि है। आपको बता दें, शायद आप सबको पता ही होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1947 ईस्वी में बालक और महिलाओं के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। उस कार्यक्रम का नाम था ECCE। ECCE एक कार्यक्रम है जो बच्चा और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने 1947 में किया था, और ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE, जिसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 1947 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ECCE कार्यक्रम में अन्य कई छोटी छोटी योजनाएं, कार्यक्रम शामिल है, जैसे एकीकृत बाल विकास योजना ICDS। दूसरा, पूर्व बाल्यावस्था शैक्षणिक कार्यक्रम। तीसरा, बालबाड़ी केंद्र तथा दिवस केंद्र। चौथा, मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य योजना। ये 4 कार्यक्रम हैं जो ECCE में शामिल है। और ICDS क्या है? तो ICDS, जिसका परिणाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आइए जानते हैं कि ICDS क्या है। ICDS क्या है, अथवा ICDS से आप क्या समझते हैं? तो आपको बता दें, ICDS की हम बात कर लें तो ICDS मतलब समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना, इसी को हम अंग्रेजी में ICDS कहते हैं। तो ICDS क्या है? तो समेकित बाल विकास योजना भारत सरकार के द्वारा, समेकित बाल विकास योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। याद रखेंगे कि कई बार पूछा गया प्रश्न है कि समेकित बाल विकास योजना क्या है, या समेकित बाल विकास योजना से आप क्या समझते हैं, या ICDS से आप क्या समझते हैं। तो समेकित बाल विकास योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आयु के
स्वास्थ्य तथा आहार की स्थिति को देखना, बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक विकास की नींव रखना, कुपोषित मृत्यु व विद्यालय छोटे की दर में कमी लाना, माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा देना। फिर प्रश्न होगा तो आईसीडीएस द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? आईसीडीएस द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? तो आपको बता दें, आईसीडीएस जैसा कि आप बालवाड़ी केंद्र में, गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में सुनते होंगे, वहाँ पूरक आहार दिया जाता है। मतलब आईसीडीएस आंगनबाड़ी के माध्यम से काम करती है, तो वह पूरक आहार मिलता है, टीका दिया जाता है बच्चों को, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, स्वास्थ्य और आहार सेवा दिया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, और वहाँ पर बच्चों को पौष्टिक आहार दे करके रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है, आईसीडीएस का लक्ष्य समूह कौन कौन है? मतलब आईसीडीएस जब काम करते हैं उसका लक्ष्य समूह कौन कौन है? तो आईसीडीएस में के लक्ष्य समूह में आते हैं 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 15 से 45 वर्ष उम्र की महिलाएं, ये आईसीडीएस के लक्ष्य समूह में शामिल है। तो उम्मीद है गृह विज्ञान मतलब होम साइंस चैप्टर नंबर 4 आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।